गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एयर वाटर एंड वेदर। सो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, so we continue our new topic, condensation. The change of water vapor into water by cooling is called condensation. अगर हमने वाटर वेपर यानी स्टीम को कूल कर लिया, ठंडा कर लिया, तो वो दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन। टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर एंड होल्ड इट नियर द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द केटल। आप क्या करो, एक ठंडा पानी का ग्लास लो और जहाँ पानी, एक केटल जहाँ पर गर्म पानी रखा है वहाँ से स्टीम निकल रही है, उसके पास लेकर जाओ। यू विल सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द स्टीम कूलिंग डाउन एंड कमिंग टुगेदर। आपको एक छोटी छोटी पानी की बूंदें वहाँ पर पता चलेंगी, जो कि कहाँ से आ रही हैं? कूल होते हुए स्टीम से आ रही हैं। दे बिकम बिगर एंड अल्टीमेटली फॉल डाउन। और जब ये बहुत बड़े बड़े बूंदे बन जाते हैं तो ये गिर जाते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन ऑल्सो गिव राइज टू अदर कंडीशन। ये और भी कंडीशन की वजह से भी होता है, जैसे फॉग। फॉग क्या होता है? आप सबको पता होगा ना, जो धुआं धुआं सा दिखता है ना हमें, फॉग वो। Sometime evaporation take place but the clouds form very close to the surface of the ground. कभी कभी क्या होता है, जब एवापोरेशन होता है उस समय पर जो बादल होते हैं वो अर्थ सरफेस के बहुत पास में बनने लगते हैं। दिस मीन द एयर बिकम फुल ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर। इसका मतलब ये होता है कि जो हवा होती है उसमें बहुत छोटे छोटे वाटर वेपर्स होती हैं। इट इज़ लाइक बीइंग अ क्लाउड, और जो देखने में हमें एकदम से बादलों जैसा ही दिखता है। दिस इज कॉल्ड द फॉग। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं, या कोहरा भी बोलते हैं। मिस्ट। मिस्ट इज जिसे बोलते हैं हम लोग धुंध। धुंध जैसा छाया हुआ होता है ना, कोहरे की जैसा ही होता है। तो मिस्ट इज लाइटर देन फॉग। पर ये कैसा होता है? फॉग से थोड़ा हल्का रहता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दियों के समय में, the water vapor in the air condenses to form very small drops around the fine particle of the dust and smoke present in the air. तो जब सर्दियों के मौसम में वाटर वेपर एयर में दिखाई देते हैं और उसमें क्या बहुत छोटे छोटे डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स जब मिल जाते हैं तो वही मिस्ट बन जाता है। दिस ड्रॉप रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, दिस कॉल्ड द मिस्ट। यही वाटर वेपर की ड्रॉप्स जो होती हैं वो हवा में घुली रहती हैं और इन्हें ही हम बोलते हैं मिस्ट। ड्यू। ड्यू क्या होती है? ओस। आफ्टर अ कोल्ड नाइट, जब बहुत ठंडी रात होती है, ड्यू कैन बी सीन ऑन द ग्रास। आपने देखा होगा घास के ऊपर कुछ छोटी छोटी सी पानी की बूंदें रहती हैं, तो वो क्या होती है? ड्यू होती है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग अ कोल्ड नाइट, ये बहुत ठंडी रात की वजह से ही होती है। एयर होल्ड लेस वाटर वेपर देन द हॉट एयर, so the water vapor condenses into drops of the water called the dew. जब एयर बहुत पानी में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं तब क्या होती है, जब ठंडी रात पड़ती है तो वाटर वेपर में ये कन्वर्ट हो जाती है और फिर वही हमें कंडेंस होकर पानी के ड्रॉप्स में बदल जाती है, जो कि हमें घास पर दिखाई देती है ओस के रूप में। फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है बच्चों जिसे बोलते हैं तुषार पड़ना। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, उसे बोलते हैं हम लोग तुषार पड़ रहा है, उसे वो ही होता है हमारा फ्रॉस्ट। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, द वाटर वेपर फ्रीजेस टू फॉर्म आइसी क्रिस्टल्स। तो वाटर वेपर्स कैसे एकदम से आइस क्रिस्टल में बन जाते हैं, जम जाते हैं। दिस फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द ग्रास ब्लेड्स और ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रॉस्ट। तो इससे क्या होगा, जो आइस फॉर्मेशन हो रहा है ग्रास के ऊपर, तो वो हमारा क्या बनाता है?
फ्रॉस्ट बनाता है, तभी हम कहते हैं जब बहुत ज़्यादा एकदम जमी हुई सी बर्फ़ सी गिरती है उसे हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं, कहते हैं ना तुषार गिर रहा है। क्लाउड्स तो आप सबने देखे ही होंगे, बादलों का बनना। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम द सीज, लेक्स, रिवर बाय एवापोरेशन। जब एवापोरेशन वाष्पीकरण का प्रोसेस होता है उस समय क्या होता है, बहुत सारा पानी जो कि समुद्र या झीलों से, नदियों से उड़ने लगता है। व्हेन दिस वाटर वेपर रीचेस हाई अप इन द कूल लेयर ऑफ द एयर, जब हमारे ये एटमॉस्फेयर की कूल लेयर में ये वाटर वेपर पहुंच जाता है, तब क्या होता है, इट कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर। तो जो एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके साथ में मिलकर ये कंडेंस होने लगता है वाटर। दीज कंडेंस्ड वाटर पार्टिकल्स टुगेदर फॉर्म द क्लाउड्स, और फिर ये उसके साथ में मिलकर क्या बना देते हैं, यही वाटर वेपर हमारे क्लाउड्स बन जाते हैं। देन होती है रेन। व्हेन दीज क्लाउड्स राइजेस हायर अप दे आर कूल डाउन, जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर में पहुंच जाते हैं, बहुत हायर पोजीशन पे होते हैं, तब ये ठंडे होने लगते हैं। देन द ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स बिकम टू लार्ज एंड हैवी, और अब जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो बड़ी बड़ी और हैवी होती हैं। सो दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब जब ये लार्ज हो जाती हैं और हैवी हो जाते हैं तो ये गिरने लगती हैं रेन के फॉर्म में। देन है स्लीट। स्लीट बोलते हैं बच्चों जब ओले वाली वर्षा होने वाली होती है, बरसात होने वाली होती है, उसे स्लीट बोलते हैं। Sometime raindrops falling down to the ground passes through very cold layer of air। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा ठंडी एयर की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं जब चल रही होती हैं, तब क्या होती हैं, पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। दे गेट फ्रोजन इनटू रेगुलर पीसेस ऑफ आइस, और ये क्या होंगे, अब ये इतने ज़्यादा ठंडी होती है कि ये जम जाती है, आइस फॉर्म में आने लगती है। दीज फॉलिंग क्रिस्टल ऑफ आइस आर कॉल्ड द स्लिट, और फिर ये जो जमे हुए पानी के आइस के फॉर्म में जो पानी के ड्रॉपलेट्स गिर रही होती हैं, फिर वो नीचे जब गिरते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, उसे ही हम स्लीट बोलते हैं। हेल मतलब ओला। यूजुअली फॉल्स ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, जब थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान आता है तब ये गिरने लगते हैं। इट फॉर्म्स इन अ बिग डार्क क्लाउड, और ये क्या बनाते हैं, पहले बहुत ही बड़े बड़े काले काले बादल बनाते हैं। व्हेन स्लिट इज ब्लोन अप इन द क्लाउड्स बाय द विंड, द क्रिस्टल ऑफ आइस ज्वाइन टू द ग्रो बिग इन साइज एंड राउंड इन शेप। जब हमारी ओले वाली वर्षा होती है, जब मैंने जैसे बताया स्लीट जब होती है, तब क्या होते हैं, विंड के साथ में क्लाउड से मिल जाते हैं, और अब जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल अब उसके साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, और अब ये बड़ा साइज के बन जाते हैं और राउंड शेप में बन जाते हैं। दिस आइस बॉल कम्स डाउन टू द अर्थ, अब ये बॉल के फॉर्म में राउंड शेप यानी बॉल शेप में बन जाते हैं, और अब ये अर्थ पर गिरने लगते हैं बिकॉज ये हैवी हो जाते हैं। वी कॉल दिस एज हेल, और इन्हें ही हम लोग, जो आइस बॉल्स गिरती हैं उन्हें ही हम लोग हेल या ओला बोलते हैं। द फॉलिंग आइस बॉल आर कॉल्ड हेल्स स्टोन्स, और इन जब ये गिर रहे होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं हेली स्टोन। हेली स्टोन are sometimes quite big and cause damage to the standing crops and plants, kill birds, cattle and other animal caught in the open। तो कभी कभी ये इतने बड़े हैवी होते हैं और एकदम से सडनली गिरने लगते हैं, तब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर फसल खड़ी है तो फसल खराब हो जाती है, प्लांट्स टूट जाते हैं, और बहुत सारी चिड़ियाँ वगैरह ये भी मर जाते हैं। और कुछ जो कैटल्स होते हैं जैसे लाइक काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह, ये लोग अगर ओपन में अपना ग्रेजिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर गिरता है तो ये लोग भी, इन लोगों को भी बहुत डैमेज होता है, समटाइम दे मर भी जाते हैं। स्नो तो आप सबको पता है ना, जब बर्फ पार्टिकल्स गिरते हैं वो स्नो। वे The air above insufficiently cold water vapor in the clouds freezes into minute crystal of ice which are very tight. They gather together and fall down in the form of puff. It is called the snow. हवा काफ़ी
ठंडी होती है और वाटर वेपर के साथ में क्लाउड्स जब आ जाते हैं और वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो एकदम फ्रीजी से होने लगते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में जब आइस की तरह वो गिरने लगते हैं, दे टुगेदर, और एकदम से इकट्ठे होकर वो जब गिरते हैं और वो एक पफ की तरह बनते हैं, जैसे जो पफ होता है ना खाने वाला गोला, उस तरह से जब गिरते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। स्नोफॉल इज़ वेरी कॉमन ऑन हिल एंड माउंटेन विच आर वेरी हाई एंड इज़ जनरली सीन इन द विंटर। तो ज़्यादातर आपने स्नोफॉल सुना होगा ना, हिल्स या माउंट जो हिल स्टेशन वगैरह होते हैं या माउंटेन्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जनरली ये गिरती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। द एयर कंटेन वाटर वेपर, तो जो एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स जो रहते हैं उसे ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कंटेन इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, और जितने अमाउंट में वाटर वेपर एयर में कंटेन है उसे ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वार्म एयर कैन कैरी मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर, तो जो गर्म हवाएं होती हैं उनमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है। दिस इज़ वाई, ऐसा इसलिए होता है, इन सम हॉट प्लेसेस इट इज़ वेरी ह्यूमिड। कभी कभी जो बहुत ज़्यादा गर्म जगहें होती हैं उनका प्लेस कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होता है उनका वेपर मतलब एटमॉस्फेयर। एट ह्यूमिड प्लेसेस योर स्किन फील्स स्टिकी, आप ह्यूमिड वेपर में मौसम में हमारा एटमॉस्फेयर में हमारी जो स्किन होती है स्टिकी सी चिपचिपी सी हमें फील होती है। देयर इज सो मच वाटर इन द एयर दैट योर स्वेट कैन नॉट एवोपरेट, तो इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि वो हमारा हमको एवोपरेट नहीं कर पाता हमारे स्वेट को, और इसीलिए हमें स्टिकी सा फील होता है। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्योरिटी इन वाटर। वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं। द वाटर इन वेल, रिवर, लेक इज़ नॉट प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ विच कैन नॉट बी सीन। कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि कुएं के पानी में, नदियों के पानी में और लेक के पानी में, तो ये अशुद्धियाँ क्या होती हैं, हमारे पानी को इम्प्योर कर देती हैं जो कि ड्रिंकेबल नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। इम्प्योरिटीज विच आर डिसॉल्व इन वाटर एंड आर नॉट विजिबल आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो वो इम्प्योरिटीज़ जो हमारे पानी में घुल जाती है और हमको दिखाई भी नहीं देती, इसे सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। इम्प्योरिटीज़ लाइक twins that do not dissolve in water and therefore cannot be seen are called insoluble impurities। तो there can be seen, तो कुछ impurities ऐसी होती हैं जो कि पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं और वो हमें जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। जो घुल जाती हैं वो सॉल्युबल, जो नहीं घुलती हैं वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। जो जब बच्चों अब ये जब इम्प्योर वाटर हो जाएगा तो वो तो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, सो हमें क्या करना चाहिए, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर का प्योरीफिकेशन करना चाहिए। इम्प्योर वाटर कैन मेक अस सिक, इम्प्योर वाटर हमें बीमार बना सकता है। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन इट। तो प्योरीफिकेशन हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं जिससे क्या हो, इम्प्योरिटीज़ उससे निकल जाएं। रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, अगर हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ रिमूवल करना है तब हम उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, लाइक सेडिमेंटेशन। In this method, impure water is allowed to stand for some time. Insoluble impurities present in water settle at the bottom. तो होता क्या है, इसमें हम जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर लेते हैं उसको कुछ देर ऐसे ही रखे रहने देते हैं। फिर क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो इम्प्योरिटी होगी वो बॉटम में इकट्ठी होने लगती हैं और ऊपर हमारा प्योर वाटर आने लगता है, नीचे इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, उसका डिकेटेशन कहते हैं। डिकेटेशन हम कैसे करते हैं, द मैटर दैट इज सेटल एट द बॉटम व्हेन वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम time is called sediment. The clear water above the sediments is carefully poured into another vessel without disturbing the sediments at the bottom. This process is known as decantation. अब जब हमारा पानी ऊपर प्योर आ गया तो हम दूसरा वेसल लेंगे, दूसरा बर्तन में हम क्या करेंगे, धीरे से इसको उसमें पोर कर लेंगे। तो जो हमारे इम्प्योरिटीज़ होंगे वो तो वाटर में रह जाएंगे और प्योर वाटर हमें दूसरे वेसल में मिल जाएगा। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डिकेंटेशन। लुक एट द एक्टिविटी, इसको आप
घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके थ्रू आप सीख जाएंगे कि हम और किस तरह से भी वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। दिस मेथड ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज एम्प्लॉयड यूजिंग अ फिल्टर। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए फिल्टर का यूज़ करते हैं। फिल्टर का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ स्टेनर और अ फिल्टर पेपर में सर्व एज अ फिल्टर। इसके लिए हम एक तो या तो साफ कपड़ा ले लें या फिर फिल्टर पेपर ले लें। सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द सेपरेट प्रिपेयर्ड टी यूजिंग अ स्टेनर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो जब हम चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को चाय से अलग करने के लिए भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं, उसे भी हम फिल्ट्रेशन ही कहते हैं। सिमिलरली वाटर गेट्स फिल्टर्ड व्हेन इट्स सीप्स थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल। दिस फिल्टर्ड वाटर फॉर्म अंडरग्राउंड वाटर। तो ऐसे ही हम लोग वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के अंदर वाटर होता है, उसके लिए भी प्यूरिफाई करने के लिए ऐसा करते हैं। रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अगर हमारे पास सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको भी हम कैसे अलग कर सकते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ऑल्सो बाय यूजिंग वाटर प्यूरिफायर्स। तो अगर हमें सॉल्युबल, जो कि उसमें अच्छे से घुल जाती है वाटर में, ऐसे इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम या तो वाटर को बॉयल कर लें। जब हम वाटर को अच्छे से बॉयल कर लेते हैं तो उसके बॉटम में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं और ऊपर वाटर प्योर आ जाता है। या फिर हम क्या करें, उसमें केमिकल्स लाइक क्लोरीन, अगर हमने वाटर में क्लोरीन ऐड कर लिया तो भी हमारा वाटर प्योर हो जाता है। या फिर हम वाटर प्यूरिफायर्स जो आते हैं मार्केट में, उसका यूज़ करें तो भी हमारा वाटर प्योर हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोरिनिकेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। क्लोरीन किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक इट प्योर। तो क्लोरीन हम इसमें मिलाते हैं जिससे हमारा वाटर पीने योग्य हो जाता है, ड्रिंकेबल हो जाता है। और वो क्या करता है, जर्म्स, उसमें जो वाटर में जर्म्स होते हैं उसको किल कर देते हैं और हमें प्योर वाटर मिल जाते हैं। लुक एट द एक्टिविटी, या एक्टिविटी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ मूव टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन में हमें डिस्टिंग्विश करना है, इनमें अंतर बताना है एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन में। तो इसके लिए आप पहले एवोपरेशन में ये लिखेंगे, द हीट ऑफ सन कॉजेस एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर बिकम इनविजिबल वाटर वेपर, यहाँ तक लिखेंगे पहले। और फिर लिखेंगे द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज में डिफरेंस। इसका आंसर पहले आप ये पूरा लिखेंगे, ड्यूरिंग द डे से लेकर सी ब्रीज तक। उसके बाद में लैंड ब्रीज का पूरा ये कंप्लीट करेंगे 2 लाइन्स। सो स्टूडेंट, रिमेनिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर भी लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।